हेलो स्टूडेंट्स, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक के बाद उन्हीं के स्टूडेंट नील बोहर ने 1913 के अंदर एक नया मॉडल दिया एटम का, जो कि उन्होंने बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करके प्रोवाइड करवाया। सो बोहर गेव हिज मॉडल ऑफ एन एटम विद सम मॉडिफिकेशन इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। अगर किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है तो उसको वहां पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये दो लिमिटेशंस, पहला कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इमिट कर रेडिएशन इमिट करेगा तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा, जो कि आपको पता है कोई भी गैस या कोई भी एटम ऐसा नहीं करता है। वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके बारे में आपके साथ डिटेल में स्टडी करवाया गया था, तो वहां पे भी होगा। और सेकंड उन्होंने कहा था, जो मैक्सवेल साहब ने कहा था, कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं रदरफोर्ड सर, जिसकी वजह से नील बोहर ने हमें 3 नए पोस्टुलेट्स दिए फॉर हिज एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट कुछ फिक्स सर्टेन डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही, यानी कि उनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। हुज एनर्जी इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस फिक्स्ड ऑर्बिट में भी फिक्स रहेगी। So electron revolve around the nucleus in the certain fixed discrete orbits. These orbits are named as energy shells, and the energy in this shell, और इस शेल के अंदर जो एनर्जी होगी वो फिक्स हो जाएगी, जो कि अभी थोड़ी देर में हम कैलकुलेट करेंगे, और वही एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। सो द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अगर वो स्टेबल है और वो एटम के न्यूक्लियस में नहीं फॉल कर रहा है, तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलेगी? वो प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट परमिट नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट परमिट किए जाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv/r, सो mvr शुड इक्वल टू nh/2π। ये इन्होंने कंडीशन बताई जो कि एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट की भी हुई, ठीक है ना पुत्र, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, कि भैया वो ऑर्बिट ही परमिट किए जाएंगे इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। फिर इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर उसने एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करना है तब उसको अपना ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा, और वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसको हमने स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी शेल नाम दिया सर ने, क्योंकि ऑर्बिट वर्ड नहीं कहा था, एनर्जी शेल वर्ड यूज किए थे। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, वो कब होगा? जब, सिर्फ और सिर्फ कब? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। सो व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट, इफ जंप्स फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, यानी कि अगर हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है तो उस समय वो रेडिएशंस इमिट करेगा, उस समय वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और फोटोन की एनर्जी आपको पता है hc/λ होता है, तो इसका एनर्जी डेल्टा ई जो होगा दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो उसके हिसाब से आप किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप कर रहे हो उसके हिसाब से जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी वेवलेंथ हम यहां से कैलकुलेट कर सकेंगे। h इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, लैम्डा यू कैन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग द डेल्टा ई। और डेल्टा ई आएगा कैसे पुत्र? E2 - E1 या E3 - E2, जिस किसी भी हायर ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं जिनकी मदद से नील बोहर ने हमें इलेक्ट्रॉन का रेडियस, यानी कि ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, ये कह लीजिए जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उसकी वेलोसिटी, और साथ ही साथ में टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेजर करके दिया।
अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पोस्टुलेट से आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका नाम उन्होंने दिया के एल एम एन सोन। तो उनका नाम दिया उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या एनर्जी शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पोस्टुलेट से पता लगा दैट एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to integral multiple of h/2π for that orbit which is permittable। थर्ड कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन टू ऑर्बिट, सपोज मैंने यहाँ पे दो ही ऑर्बिट बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट बनेगा, फोर्थ ऑर्बिट बनेगा, तो किसी भी हायर ऑर्बिट्स के बीच में लोअर ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा ई से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला sc/λ जो मैंने यहाँ पे e2 - e1 लिखा है। आप थर्ड ऑर्बिट से भी फर्स्ट में आ सकते हैं, थर्ड से सेकंड में भी आ सकते हैं, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला k q1q2/r²। एंड प्रोवाइडेड यहां पे आपको साइन नहीं लेने हैं, ठीक है। k की वैल्यू 1/4πε0, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन q1 इज सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, माइनस हटा दिया मैंने, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज z/e। z मैंने एक जनरल चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ले लिया है किसी भी एटम का, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन के लिए किया गया था और हम जनरली हाइड्रोजन लाइक एटम्स या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय r² पुत्र। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा नीचे लिखेंगे mv²/r = 1/4πε0 z/e²/r²। अब मैं क्या करूंगा पुत्र, इस v को हटाना है, तो v को हटाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, m² v² r² = n² s²/4π², और यहां से v की वैल्यू निकाल ली, v² = n² s² m² r² 4π²। इस पूरी इक्वेशन को उठा के मैंने यहाँ पे v की जगह पुट कर दिया। तो आप देखिए एक m से एक m कट जाएगा, एक m बचेगा, r² कट गया, 4π से 4π² में से एक पाई बचेगा और 4 और पाई एक कट जाएगा। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, r को इधर लेके जाइए, इसको नीचे लाइए, तो वैल्यू बचेगी पुत्र r = n² s² * ε0 अपॉन पाई mze²। तो प्लीज इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करें। ट्रिक आप यहाँ पे सीख चुके हो, वैल्यू याद कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए बात करेंगे तो वहां पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, हीलियम होगा तो 2 हो जाएगी, लिथियम आयन होगा तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। n किस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है वहां पे पुट करेंगे। अब h कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी 0.529 n²/z इन एंगस्ट्रॉम, या फिर रेडियस इज इक्वल टू 0.0529 n²/z इन नैनोमीटर्स। तो इस तरीके से आप r की वैल्यू को यहां पे याद करेंगे, और r की वैल्यू और r का फॉर्मूला प्लीज याद कीजिए, इसकी मदद से आप वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले भी फिर इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब इस रेडियस को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो mvr = nh/2π। तो रेडियस का फॉर्मूला है हुआ n² s² ε0 अपॉन पाई mz × e²। अब ये वैल्यू पुट करेंगे पुत्र, एक n से एक n कट गया, h से एक h कट गया, 2 पाई से पाई कट गया और m यहाँ पे कट गया, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बच गया, ये उधर जाएगा z × e² डिवाइडेड बाय 2, ये रहा 2 ε0 × n × h। सो यू विल गेट द फॉर्मूला फ्रॉम द रेडियस, है ना, रेडियस वाले फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप अगेन देखें, E कांस्टेंट है, ε0 2 और H कांस्टेंट, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2.18 × 10⁶ z/n इन मीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का एक फॉर्मूला याद करोगे n² s² ε0 अपॉन पाई mze², उसकी मदद से आप किसी भी तरह का फॉर्मूला फाइंड करोगे। और इन शॉर्टकट्स को प्लीज याद कीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज होंगे, और वो पूरा फॉर्मूला यूज होगा अगर बाय द वे आपको इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई और ऐसा पार्टिकल दे दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन जैसा हो, इसमें उसका मास डिफरेंट हो या चार्ज डिफरेंट हो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो इलेक्ट्रॉन की तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे 12mv² पुत्र। मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, वेलोसिटी आप यहां से निकाल लेंगे ze²/2 ε0 h × n का पूरे का स्क्वायर करना, तो अगर z² e⁴ ε0² h² n², ठीक है जी। तो वो वैल्यू पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, z² e⁴ × m/8 ε0² h² × n²। तो स्टूडेंट्स अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है k q1 q2/r
प्रोवाइडेड Q1 और Q2 का आपने साइन साथ में लिखना होता है, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस C चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस ZD डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू पुत्र आपको दी गई है n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE², तो उसकी वैल्यू पुट कीजिए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, और तो कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो अब ये ऊपर जाएगा पुत्र mz² इंटू e⁴, और यहां से सारा मल्टीप्लाई होगा, तो विद नेगेटिव साइन बाहर, z² e⁴ इंटू m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट n एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू n² इंटू h²। अब बाय द वे ये पोटेंशियल जी का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन हम अगर इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 का ही तो 4 2 8 की तो कमी थी ना सिर्फ। तो आप देखेंगे तो पोटेंशियल जी का फॉर्मूला आएगा -2z² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² इंटू h²। तो अगर आप ध्यान से देखें ये पूरी टर्म है काइनेटिक एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे आएगा -2z² e⁴ इंटू m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² इंटू h²। तो ये फॉर्मूलाज हमने यहां पे लिखने हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, तो वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने यहां लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय मैंने फॉर्मूला उठा लिया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो यहां वैल्यू पुट करी, तो 1 - 2 काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट -1 आ गया, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये दी हुई है z² e⁴ m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे उसके आगे तो वो बन जाएगी आपकी टोटल एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब आपको पता है बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है पुत्र, z को और n को छोड़ के, तो इन सब की वैल्यूज पुट करोगे अगर आप, तो टोटल एनर्जी आएगी -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 फॉर्मूले शॉर्टकट के हैं। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो -13.6 z² अपॉन n², रेडियस कैलकुलेट करना है 0.529 n² अपॉन z, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 2.18 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टोटल देखें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि तीनों में से कोई भी आपको एक दी गई हो तो आप बाकी 2 वैल्यूज को इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे।